मित्रों नमस्कार। आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस कमांडिंग बैच में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपको अपने इस कमांड बैच में करंट अफेयर्स के तहत आप देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता आप जानते हैं कि पिछली क्लासेज में प्रतियोगिता दर्पण की हमारी जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने मई महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जो आपका जुलाई महीने का अंक था। यानी प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई महीने का अंक और उसमें मई महीने का घटनाक्रम था। अब अगस्त महीने का ये प्रतियोगिता दर्पण है, जिसमें जून महीने का समसामयिक घटनाक्रम है। ठीक है, तो इस समसामयिक घटनाक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने इसमें चर्चा किया था, नेशनल इशू पर चर्चा किया था, राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा किया था। आज हम लोगों की क्लास में है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व जान लेंगे मित्रों कि ये क्लास आपके लिए यूपीपीसीएस, यूपीएससी और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी इन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। इस क्लास को आपको प्राप्त करने के साथ साथ आप ये क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पर तो चल ही रही है, यूट्यूब चैनल पर तो आप लोग जुड़े हैं, प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये क्लास हमारी पूरी सिस्टमेटिक बेस में जो आपको मिलेगी वो हमारे ऐप पर मिलेगी। ऐप पर अगर इस क्लास को आप ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको सारी सिस्टमेटिक क्लास प्लस आपको एमसीक्यू प्लस आपको इससे जुड़े हुए आपको पीडीएफ नोट्स सब आपको वहां से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप अगर यूपीपीसीएस 2024 में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप प्रीलिम्स क्वालीफाई होना चाहते हैं, ये क्लास आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई बैच है। 100% गारंटी के साथ प्रीलिम्स आप उसको क्वालीफाई ही करेंगे। तो मित्रों आइए और इस क्लास के साथ आप शुरू कीजिए। इंटरनेशनल इश्यूज को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जून महीने में क्या क्या घटनाएं घटी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। इसमें से अधिकांश घटनाक्रम जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें प्रतियोगिता दर्पण के अंक में दिए गए हैं। इसके अलावा आपको समसामयिक क्रॉनिकल में भी अंक मिलेंगे। तो जो पहला इशू है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजकीय यात्रा पर गई हैं। अगर वैसे उनकी पहली यात्रा देखी जाए तो उनकी इंग्लैंड की यात्रा रही, ब्रिटेन की यात्रा रही, जहां उन्होंने महारानी के अंतिम संस्कार के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल हुई थी, शरीक हुई थी। लेकिन वो एक राजकीय यात्रा नहीं थी, बल्कि वो एक अनौपचारिक यात्रा थी। राजकीय यात्रा उनकी पहली राजकीय यात्रा है और पहली यात्रा इनकी सूरीनाम से शुरू हुई है और सर्बिया से शुरू हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरीनाम के प्रधानमंत्री भारत आए हुए तो उन्होंने आमंत्रण भी दिया था और उन्हीं के आमंत्रण पर इस राजकीय सम्मान के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई है। तो बड़ी शानदार है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ इस यात्रा से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र यात्रा बड़ी शानदार रही, आप जानते हैं बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही है प्रधानमंत्री जी की। मई अंक में हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री जी की जापान की यात्रा देखे थे और आपके प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों की यात्राएं देखे थे, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा देखे थे। बड़ी शानदार यात्रा थी। तो हर महीने प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है बड़ी शानदार यात्रा है, इसको देखा जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, ठीक है, एक्सियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल लाया गया, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे अल्जीरिया, शेरालियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया गया है, इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें भारत की जो रैंक है 40वीं रैंक आई है, उसको देखेंगे। ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्मदिवस ट्रिपिंग द कलर परेड आयोजित किया गया, ऐतिहासिक आयोजन था, इस पर चर्चा करेंगे। 111 वर्ष पहले समुद्र में डूबे टाइटेनिक पोत का मलबा दिखाने गहरे समुद्र में उतारी गई पनडुब्बी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अर्थात टाइटेनिक के जो दुर्घटनाग्रस्त लोग थे, जिनकी आत्माएं जो वहां भटक रही थी, उन भटकती हुई आत्माओं ने क्या किया, इस पनडुब्बी में बैठे लोगों के भी जीवन को ले लिया और अपने साथ उनको भी कहा कि आइए हम भी यही हैं, तुम भी यही रहिए। अर्थात उनका भी जीवन वहीं खत्म हो गया और सभी 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। वे भी अब टाइटेनिक के उसी मलबे के पास रह करके और समुद्र की रक्षा करते रहेंगे। नए कानून के चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त हो गया है।
और ये नवाज शरीफ पुनः भारत आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हैं। अरे भारत नहीं, पाकिस्तान आ रहे हैं, सॉरी। नवाज शरीफ भारत किस लिए आएंगे, क्योंकि भारत आने लायक है ही नहीं, और वो पुनः पाकिस्तान आ रहे हैं। और चूंकि उनकी सरकार ही है तो उनके लिए एक नया कानून लाया गया। पाकिस्तान का इतिहास ही यही रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिन की राजकीय यात्रा पर की। तो उनकी यात्रा कितने दिन की रही है? 6 दिन की रही है। ठीक है, 6 दिन का राजकीय यात्रा रही है। कब से कब तक रहा है? 4 से 9 जून। ये 6 दिन की राजकीय यात्रा 4 जून से लेकर 9 जून तक है, 2023 को है। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात उनकी ये पहली ही विदेश यात्रा है, पहली राजकीय विदेश यात्रा है। इनके साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन रहे? 2 महिला सांसद रही हैं और एक उसमें से मंत्री भी रही हैं, निरंजन ज्योति, ठीक है, और रमा देवी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विदेश यात्रा जाने वाले सांसदों में, मंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन रहा है? ठीक है, तो रमा देवी और साध्वी निरंजन ज्योति, ये 2 संसद सदस्य रही हैं। ठीक है, और ये मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, उनके साथ शिष्टमंडल में शामिल होती। उनकी इस यात्रा से 6 माह पूर्व ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत की यात्रा जनवरी 2023 में की थी। यानी सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत आए थे और भारत की अपनी इस यात्रा में उन्होंने आमंत्रण दिया था। किसको? भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया था। ठीक है, मामा स्नान, मदर सूरीनाम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए देखते हैं 6 दिन की इस यात्रा के पहले चरण, 2 चरण हो गया, एक हो गया सूरीनाम यात्रा, दूसरी हो गई उनकी सर्बिया यात्रा। तो पहला चरण क्या था? सूरीनाम की यात्रा से शुरू होता है। सूरीनाम की पहली यात्रा में 6 जून को वह सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो पहुंची। ठीक है, पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पारामारिबो है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से फिर बन गया, एक प्रश्न भी बन गया। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो है। जहां भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। और पारामारिबो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो था उनको इस आधार पर सम्मान दिया गया कि मुख्य अतिथि रही, क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं प्रवासी भारतीयों के वहां पहुंचने के। उसी 150 वर्ष के उपलक्ष्य में यह यात्रा इनकी संपन्न हुई और इस यात्रा में उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित हुए। पारामारिबो में उनका स्वागत मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी एवं उनकी कैबिनेट ने किया। राष्ट्रपति भवन के सामने ही स्थापित मामा, ठीक है, मामा स्नान, आप पूछ लेंगे मामा स्नान क्या है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मामा स्नान क्या है? मामा स्नान क्या है? ये आदम कद की प्रतिमा है जिस पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। 5 बच्चों को गोद में लेकर खड़ी एक महिला को मदर सूरीनाम कहा जाता है तथा उसकी गोद के 5 बच्चे वहां रह रही जनसंख्या की 5 प्रजातियों को शो करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के लोग हैं, जावा के हैं, चीन के हैं, यूरोपीय हैं और स्थानीय समुदाय के लोग शामिल हैं। बाद में वहां स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। मामा स्नान क्या है? मामा स्नान एक आदम कद की महिला की प्रतिमा है जिन्हें मदर सूरीनाम कहा जाता है, जिनकी गोद में 5 बच्चे हैं और ये 5 बच्चे सूरीनाम के 5
वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो विश्व के 5 अलग अलग देशों से आए हुए लोग वहां पर शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। एग्जामिनर को जो पेपर सेटर होता है, यहाँ से अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी आदमी प्रश्न नहीं दिया, समझ लीजिए कि उसका क्या बताया जाए, तो देना ही चाहिए यहाँ से क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो उन्होंने 2 प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, एक तो मामा श्रीनाम की प्रतिमा पर की, और वहीं पर स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। पारामारिबो में मेजबान राष्ट्रपति श्री संतोखी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने की। आपसी क्या क्या हुआ उसमें? आपसी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। औषधियों, आईटी, क्षमता निर्माण एवं रक्षा क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन पर चर्चा हुई। वहां भारतीय मूल के लोगों के साथ एक समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वहां स्थित आर्य दिवाकर मंदिर और श्री विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना भी उन्होंने की। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा सम्मान देते हुए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित भी किया। और ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताते हुए इसे भारतीय सूरीनाम समुदाय को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा, इन लोगों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये सम्मान उन्होंने वहां के भारतीय मूल के लोगों को समर्पित कर दिया है। वाह, क्या बात रही है, क्या गजब का थीम रहा है। ये थीम भारत के राष्ट्रपति की कितनी बेहतरीन थीम रही है। इन्होंने पूरे उस सम्मान को भारतीय मूल के लोगों को सौंप दिया है, जो 150 वर्ष से सूरीनाम के नवनिर्माण के लिए वहां कार्यरत हैं, और सूरीनाम के नवनिर्माण में इन भारतीयों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। मित्रों, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। श्री विष्णु मंदिर और आर्य दिवाकर मंदिर, ये 2 प्रश्न बन गए यहाँ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सूरीनाम यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की? ठीक है, तो 2 मंदिर पर उन्होंने पूजा अर्चना की। एक भगवान सूर्यदेव को समर्पित है दिवाकर मंदिर, आर्य दिवाकर मंदिर, और दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित है श्री विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर उनको ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार का नागरिक अलंकरण, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, और इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करते हुए उन्होंने इसे भारतीय प्रवासियों को समर्पित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेलग्रेड, अच्छा चलिए हो गया। अब आते हैं दूसरी यात्रा इनकी रही है, दूसरे चरण की यात्रा में आते हैं, जो सेकंड फेज की यात्रा है। सूरीनाम में 3 दिन प्रवास के पश्चात अपने शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति मुर्मू 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची, जहां सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, और सर्बिया के अज्ञात हीरो की प्रतिमा को उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की। अब देखिए यहाँ पर भी 2 बातें आ रही हैं। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान दीजिए। ये सेकंड फेज की यात्रा है। सेकंड फेज की यात्रा में वो 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची। सर्बिया पैलेस में उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया, और उन्होंने अज्ञात हीरो प्रतिमा मोमेंट टू द अननोन हीरो को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है, 2 प्रतिमा पर यहाँ पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। एक थे अज्ञात हीरो, ठीक है, अननोन हीरो ऑफ सर्बिया, और दूसरा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी भी प्रतिमा हुई थी। दोनों प्रतिमाओं पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये बड़ी बात है। मेजबान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुशिक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की उनकी वार्ता 9 जून को संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने ऊर्जा, संचार, व्यापार, कृषि सहित
अनेक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर उन्होंने चर्चाएं की। वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो कितना है, लगभग 32 करोड़ यूरो के स्तर पर है। इसको एक दशक के अंत तक 1 अरब यूरो के सालाना स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए नए क्षेत्रों की तलाश पर भी दोनों राष्ट्रपतियों ने सहमति जताई है। इसके अलावा व्यापार के अतिरिक्त जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें रक्षा सहयोग, सैन्य सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सांस्कृतिक सहयोग, फिल्म निर्माण क्षेत्रों में भी चर्चाएं हुई। फिल्म निर्माण के लिए आकर्षक रियायतों की पेशकश मेजबान राष्ट्रपति ने की कि अगर हमारे यहाँ फिल्म निर्माता आते हैं तो उनको एक आकर्षक योजनाएं भी उनके लिए समर्पित की जाएंगी। और साथ ही साथ भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी किए जाने को उन्होंने सरल बनाने के लिए भी सहमति व्यक्त की। बेलग्रेड व नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान अभी नहीं है, तो ये होना चाहिए। बेलग्रेड और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा की आवश्यकता पर भी बल मेजबान राष्ट्रपति ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कानून के शासन, राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान बनाने के मुद्दे पर भी दोनों राष्ट्रपतियों के मध्य एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। ठीक है, तो बेलग्रेड और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा, ये भी इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बेलग्रेड में सर्बिया के प्रधानमंत्री अना ब्रानाबिक व संसद अध्यक्ष डॉक्टर व्लादिमीर आर्लिक ने भी भारतीय राष्ट्रपति से भेंट की। बेलग्रेड में भी 3 दिन के प्रवास के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेश वापसी 9 जून को हुई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है मित्रों, बहुत ही अच्छी राष्ट्रपति की बड़ी सफल यात्रा रही है। कहाँ की? सूरीनाम की ओर सर्बिया की। चलिए आगे आते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की भारत यात्रा। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की भारत यात्रा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि भारत और नेपाल दोनों के संबंध बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ये संबंध बीच के कुछ वर्षों से थोड़ा सा खटास पैदा हुई है, एक असहमति आई है, लेकिन फिर भी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल की भी सरकारें और भारत की सरकारें लगातार संपर्क में रहती हैं और लगातार एक दूसरे का सहयोग करती हैं। इनको अगर हम देखें तो देखते हैं कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है भारत के पड़ोसी देशों में, तो भारत के पड़ोसी देश अपनी पहली भारत यात्रा वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री कहाँ करते हैं? भारत भी करते हैं। हालांकि इसके पहले पुष्पदल प्रचंड द्वारा भारत की यात्रा करने के बजाय चीन की यात्रा की गई थी, जिसे कूटनीतिक दृष्टि से बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं और भारत की पहली यात्रा उन्होंने की है अपने प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद। आते इसी पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की, जो 31 मई से 3 जून 2023 को रही। इसको हमने पिछले अंक में भी बताया है, इसलिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 4 दिन की उनकी इस यात्रा पर उनके साथ आए लगभग 100 सदस्यीय शिष्टमंडल में उनके कैबिनेट के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद, वित्त मंत्री प्रकाश शरण महतो, महंत आदि शामिल थे। नए प्रधानमंत्री के रूप में दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता प्रचंड द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में ये पहली ही विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी विदेश एवं संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने किया। उसी दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने भी उनसे भेंट की और दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा पर भी चर्चाएं की। मेजबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की वार्ता 1 जून को हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषय वस्तुओं पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसमें हुई नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि करने पर भी चर्चा हुई। भारत से नेपाल नहीं, नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात किया जाए, यानी भारत क्या करेगा? नेपाल से विद्युत आयात करेगा। तब भारत के सहयोग से वहां निर्माणाधीन 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, देखिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया?
नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग से वहां निर्माणाधीन 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की प्रगति पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया। विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए समझौते भी इस अवसर पर किए गए। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात करता है, प्रतिवर्ष करता है। अगले 1 दशक में यह आयात 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किया गया है। समझौते के तहत निर्धारित किया गया है भारत के रास्ते बांग्लादेश को नेपाली विद्युत के निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दोनों पक्षों में व्यक्त की गई है। नेपाल में महाकाली नदी पर, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, भारत के रास्ते बांग्लादेश को नेपाली विद्युत के निर्यात के लिए भी सैद्धांतिक सहमति दोनों देशों पर बनी है। नेपाल में महाकाली नदी पर सिरसा और झूला घाट पर अनुदान सहायता के तहत 2 पुल बनाने की भी सहमति भारत की ओर से वार्ता में की गई है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण है, IR के लिए रामबाण है, ये क्लास आपके लिए रामबाण है। इस क्लास को मिस मत कीजिए, इस क्लास को आप कीजिए। लेकिन आपको कमांड बैच के साथ एडमिशन लेना है, कमांड बैच के साथ अगर आपको जुड़ना है, इस क्लासेस को सभी को आप रेगुलर रूप से आप हमारे ऐप पर प्राप्त करेंगे। तो आप आइए और इस क्लास के साथ आप जुड़िए हमारे कमांड बैच के साथ। कमांड बैच आपको निरंतर मिलता रहेगा और ये कमांड बैच आपको देवप्रयागम के ऐप पर मिलेगा। आगे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ इसमें। तो कौन सा 2 पुल कहां बनेगा? महाकाली नदी पर सिरसा और झूला घाट पर 2 पुल बनाने की भी आम सहमति हुई है। भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ट्रेटियान ट्रांजिट बहुत चर्चा में भी रहा है, कभी कभी विवादित भी रहा है। भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया। नवीनीकृत संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए एक नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत के आंतरिक जलमार्गों के उपयोग की भी सुविधा दी जाएगी। दोनों देशों के बीच व्यापार संधि के नवीनीकरण करने दोनों देशों के उच्च अधिकारियों को निर्देश वार्ता के अवसर पर दिए गए हैं। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की नेपाली मांग को भारत ने स्वीकार कर लिया है। अर्थात भारत एक उर्वरक संयंत्र लगाएगा। कहां पर लगाएगा? नेपाल में लगाएगा। जैसा कि नेपाल की सरकार ने, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से इसका निवेदन किया, भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकृति दे दी और नेपाल में भारत का एक ऊर्जा संयंत्र, एक उर्वरक संयंत्र भी लगाया जाएगा। नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी से अमेलखंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का भी फैसला वार्ता में लिया गया है। दोनों देशों के बीच 6 परियोजनाओं की वर्चुअल मोड शुरुआत दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता के अवसर पर की। इसके अतिरिक्त 7 समझौते पर भी समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौता ज्ञापन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पर भुगतान तंत्र एवं एकीकृत चेकपोस्ट लगाए जाने पर भी चर्चा हुई है। 1 जून को ही उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मेहमान प्रधानमंत्री ने भेंट की। अगले दिन इंदौर और उज्जैन के लिए रवाना हो गए। उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की तथा इंदौर में स्वच्छता संयंत्र का अवलोकन उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में किया। इंदौर से दिल्ली वापस आकर वो स्वदेश रवाना हो गए। तो ये रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। बड़े महत्वपूर्ण संबंध, अर्थात भारत नेपाल के संबंध फिर से एक खुशहाल स्थिति में है और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन फैक्टर को भारत को यहाँ पर हटाना होगा और चीन फैक्टर को हटाने के साथ भारत को अपने पड़ोसी देशों को अच्छे से अच्छे सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। ये एक एल्डर ब्रदर के नाते, एक बिग ब्रदर के नाते भारत का दायित्व अपने पड़ोसी देशों के साथ बनता है। आमतौर पर चीन के प्रति झुकाव वाले नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने भारत की अपनी इस यात्रा को काफी सफल बताया है। 2 जून को ही नई दिल्ली में नेपाली पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि 31 मई को जब वह भारत पहुंचे तो माहौल बेहद जटिल होने की आशंका थी तथा उन्हें लग रहा था कि जिस उद्देश्य से भारत आ रहे हैं पूरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मोदी जी की बड़ी प्रशंसा की और बताया कि मोदी जी के इस व्यक्तित्व ने, उनके इस संप्रेषण कौशलता ने, उनके इस सहजता ने क्या किया, सब कुछ आसान बना दिया और दोनों देशों के बीच संपन्न
ताजा समझौते से इस यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा करार दिया गया है। भारत नेपाल के संबंधों में इस तथ्य को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा। भारतीय प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र यात्रा पर आते हैं, देखते हैं। मई 2023 में जापान, पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा की। उनके साथ इस शिष्टमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहे। दो दोस्तों की इस यात्रा के पहले चरण में 21 जून को श्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। और आप जानते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए, मेजबानी करने के लिए, उनसे मिलने के लिए लालायित थे। और पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 75 सालों में ये दूसरे प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जो अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए हैं। ये ऐसा दूसरा बार हुआ है। आते हैं, देखते हैं। दो देशों की यात्रा के पहले चरण में 21 जून को मोदी जी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी 6 बार अमेरिका की यात्राएं पहले भी कर चुके हैं। 21 से 23 जून की उनकी यह यात्रा अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी, जो राष्ट्रपति जो बाइडन एवं उनकी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडन के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनसे पूर्व जून 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। वैसे उनसे पूर्व भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अमेरिका की राजकीय यात्रा 1963 में की थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के रूप में वो दूसरे हैं। वैसे सबसे पहले अमेरिका की राजकीय यात्रा करने वाले उपराष्ट्रपति हमारे रहे हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को राजकीय यात्रा कहते हैं, स्टेट विजिट कहा जाता है। ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नेता की यात्रा का पूरा व्यय मेजबान देश द्वारा वहन किया जाता है तथा आमंत्रित नेता का विशेष स्वागत व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उनके सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति के रूप में मौजूदा कार्यकाल में श्री मोदी से पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को भी राजकीय यात्रा हेतु अमेरिका आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये भी कि इस राजकीय यात्रा का क्या महत्व है। इस यात्रा के पहले चरण में 21 जून को वह पहले बार न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। वो उनका पहला कार्यक्रम था। उसी दिन प्रख्यात उद्यमियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, लेखकों, अन्य बुद्धिजीवियों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने श्री मोदी से मुलाकात कर भारत में निवेश के लिए सहमति बताई। इनमें युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली माइक्रोन तथा अप्लाइड मटेरियल शामिल हैं। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी श्री मोदी से भेंट कर भारत में निवेश के लिए सहमति व्यक्त की। एलन मस्क को आप जानते ही हैं, ये वही हैं जो मोदी जी की नीतियों के बड़े विरोधी भी रहे हैं, लेकिन स्वयं मोदी जी से मिलते हैं, भूरी प्रशंसा करते हैं मोदी जी की। अगले दिन 22 जून को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में उनका भव्य औपचारिक स्वागत मेजबान राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी पत्नी के साथ किया। साथ ही साथ उनके उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ हस्तियां आज सब शामिल थे। इसके पश्चात मेजबान राष्ट्रपति के साथ उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई। पहले एकांत में हुई, फिर बाद में प्रतिनिधिमंडल स्तर तक इनकी वार्ताओं के पश्चात रक्षा, अंतरिक्ष, आधुनिक प्रौद्योगिकी, कारोबार आदि सभी क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक घोषणाएं की गई। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्ध विमानों हेतु इंजन बनाने और माइक्रोन द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर बनाने के प्लांट लगाने की भी घोषणा इसमें शामिल की गई। जेई एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए F414 इंजनों का निर्माण HAL के साथ मिलकर किया जाएगा। अप्लाइड मटेरियल ने भी भारत में $90 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। अमेरिका से अतिशक्तिशाली युद्धक ड्रोनर विमान खरीदने के लिए भी समझौता हुआ है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही नासा और इसरो ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन भेजने का फैसला किया है।
दोनों देशों में राजनयिक मजबूती बढ़ाने के लिए भी सहमति हुई है। इसके तहत भारत जहां सिएटल में वाणिज्य दूतावास खोलेगा, अमेरिका की ओर से अहमदाबाद और बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की गई। बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत कहां खोलेगा? सिएटल में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अमेरिका कहां खोलेगा? अहमदाबाद और बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय कामगारों के लिए H1B वीजा के नियमों में ढील देने की भी घोषणा की गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, जलवायु संकट जैसे वैश्विक चुनौतियों पर भी व्यापक चर्चा हुई। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के भारत आने का निमंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी ने दिया और उनके इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी किया है। श्री द्विपक्षीय वार्ता की सफलता पर टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने बाद में पत्रकारों को बताया कि यह दिन भारत और अमेरिका के संबंधों में विशेष महत्व रखता है और दोनों देशों के समग्र ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय होगा। 22 जून को वाशिंगटन में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में भारत और यूएसए भविष्य के लिए कौशल विकास विषय पर केंद्रित एक कार्यक्रम में भी प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ श्री मोदी ने भी भाग लिया। उसी दिन वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी श्री मोदी ने संबोधित किया। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को इससे पूर्व जून 2016 में अपने तत्कालीन अमेरिका दौरान उन्होंने संबोधित किया था, 2016 से 2023 तक उनका यह संबोधन अमेरिकी कांग्रेस में दूसरा संबोधन था। विश्व के बेहद गिने चुने गैर अमेरिकी नेताओं को ही अमेरिकी सांसद को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला रहे हैं, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इजहाक राबिन रहे हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रहे हैं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले श्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। अपने संबोधन को उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित विश्व व्यवस्था के लिए काम करने में भारत और अमेरिका सबसे आगे रहेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और अर्थ अमेरिका और इंडिया उन्होंने बताया। संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। 22 जून को श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया। चलिए, तो ये रहा प्रधानमंत्री। अगले दिन 23 जून को प्रमुख अमेरिकी उद्यमियों पेशेवरों से चर्चा श्री मोदी के कार्यक्रम था। 23 जून को उनके दोपहर भोज की मेजबानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की थी। उसी शाम भारतीय मूल के समुदाय के साथ उन्होंने संबोधन भी किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में 3 दिन प्रवास के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दूसरे चरण में 2 दिन के लिए 24 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचते हैं। एक पॉइंट और उसको भी देख लिया जाए। एक शॉर्ट आउट पॉइंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहते हुए 7 बार अमेरिका की यात्राएं की हैं, किंतु जून 2023 की यह अमेरिका उनकी पहली राजकीय यात्रा थी। पहला पॉइंट, अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पूर्व जून 2009 में मनमोहन सिंह भी जा चुके थे। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले अन्य भारतीय में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जिन्होंने राष्ट्रपति रहते 1963 में यात्रा की थी। राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के मौजूदा कार्यकाल में श्री मोदी से पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा और राष्ट्रपति यून सुक योल दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा कर चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को अब तक 6 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में, राजीव गांधी ने 1985 में, PV नरसिम्हा राव ने 1994 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में, नरेंद्र मोदी ने 2016 और 2023 में संबोधन किया है। किंतु कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले श्री मोदी पहले भारतीय हैं। अमेरिकी कांग्रेस को 2 से अधिक बार संबोधित करने का श्रेय गिने चुने नेताओं को प्राप्त है। ब्रिटेन के पूर्व PM विंस्टन चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इजहाक राबिन और नेतन्याहू, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की इसमें से शामिल हैं। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आते मिस्र की यात्रा। अमेरिका में 3 दिन प्रवास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे चरण की यात्रा में मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचते हैं। मिस्र की उनकी पहली ही राजकीय यात्रा थी, जो वहां के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री IK गुजराल की 1997 की यात्रा के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। 2009 में भारत के तत्कालीन PM मनमोहन सिंह को निरपेक्ष आंदोलन में भागीदार होने के लिए भी मिस्र गए थे। मिस्र की ओर से राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी इसी वर्ष जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी थे। मिस्र में काहिरा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी वहां के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबाउली ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया।
और उसी दिन मेजबान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मिस्र के सबसे बड़े मुफ्ती साकी आलम शाह मिस्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनकी बैठकें होती हैं। अगले दिन 25 जून को मेजबान राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पूर्व 11वीं सदी की अल हबीब मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। 11वीं सदी की अल हबीब मस्जिद का दौरा मोदी ने किया और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के हेलियोपोलिस स्थित स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेजबान राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार, वाणिज्य, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एकेडमिक क्षेत्रों में संबंधों पर विशेष बल दिया गया। द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम देते हुए रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर भी दोनों नेताओं के बीच समझौता हस्ताक्षर हुए। ठीक है, चलिए। मेजबान राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से इस अवसर पर सम्मानित किया। 1915 में शुरू किया गया यह सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों या हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र की मानवता की अमूल्य सेवा की है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 13 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। बाद में उसी शाम काहिरा से वापस रवाना होकर 25 जून को देर रात भारतीय प्रधानमंत्री स्वदेश पहुंच जाते हैं। मित्रों, तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपने देखा कितने महत्वपूर्ण चरण थे और विदेश यात्राएं आप लोगों ने देखी। आप देख रहे हैं देवप्रयागम आईएएस का कमांड बेस देख रहे हैं। देवप्रयागम आईएएस के इस कमांड बेस के साथ आप जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ये बेस कंटिन्यू आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम 2024 तक चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। और इस बैच को आप अपने समीक्षा अधिकारी के साथ भी जोड़ करके इसको देखिए और इसमें 100% सफलता लेने के लिए आप आइए, देवप्रयागम के साथ जुड़िए, डीपीआईएस के साथ जुड़िए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ।